प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, जिसमें मेरा आज का प्रकरण रहेगा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का अर्थ होता है कि किस प्रकार से हम सेवा में जाने से पूर्व अध्यापक को उन प्रशिक्षण के दौरान इंटर्नशिप का कार्यक्रम हम बताते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक को विभिन्न प्रकार का इंटर्नशिप का कार्यक्रम बताया जाता है, ताकि वो ठीक प्रकार से मरीजों का, पेशेंटों का इलाज कर सके। उन ट्रेनिंगों में, उन इंटर्नशिप में चिकित्सक को भेजा जाता है ताकि उसमें दक्षता हासिल कर सके और दक्षता हासिल करते हुए पूर्ण वो चिकित्सक का कार्य कर सके। ऐसी जो व्यवस्था है उस समय चिकित्सा के क्षेत्र में मानी जाती थी और इंटर्नशिप का कार्यक्रम को सिखाया जाता है। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटर्नशिप की बहुत सी आवश्यकता मानी जाती है और उन आवश्यकताओं को देखते हुए हमें किस प्रकार अध्यापक में बालकों का हम सर्वांगीण विकास किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार सामाजिक विकास हम कर सकते हैं, किस प्रकार राष्ट्र के विकास में सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के अध्यापकों को तैयार करने के लिए सेवा से जाने से पूर्व एवं प्रशिक्षण के दौरान के बीच में जो हमें इंटर्नशिप का कार्यक्रम सिखाया जाता है, उनके अंतर्गत हम ऐसी ट्रेनिंग छात्र अध्यापकों को हम देते हैं। अगर हम इनके अर्थ की बात करें तो इंटर्नशिप का अर्थ होता है, इंटर्नशिप अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। अंग्रेजी के दो शब्द हैं इंटर्न और प्लस शिप से बना होता है, जिसका अर्थ होता है इंटर्न और दूसरा है शिप। इसका अर्थ है, इंटर्न का अर्थ है किसी स्थान विशेष के संदर्भ में लिया जाता है। ये इंटर्नशिप का अर्थ होता है किसी स्थान विशेष के संदर्भ में नाम लिया जाता है और शिप का अर्थ होता है दौड़ करने वाली नाव के रूप में लिया जाता है। जो दौड़ करने वाली नाव होती है, जो चलती है पानी में, उसके दौड़ करने वाली नाव के रूप में लिया जाता है। इसलिए अगर हम संपूर्ण अर्थ की बात करें, इंटर्नशिप के अर्थ की बात करें, तो किसी क्षेत्र विशेष में कुशलता प्राप्त करने का साधन ही इंटर्नशिप कहलाता है। इसलिए हम अगर ये इंटर्नशिप की हम पूरी बात करें तो हम प्रशिक्षण से पूर्व और सेवा में जाने से पूर्व इन सारी चीजों को बताते हैं। तो ये चीजें हम इंटर्नशिप के अर्थ के बारे में प्रोफेसर एस.के. दुबे ने इंटर्नशिप की परिभाषा देते हुए बताया है कि इंटर्नशिप शिक्षक प्रशिक्षण में इंटर्नशिप प्रशिक्षण के समय एवं प्रशिक्षण उपरांत किए जाने वाला शैक्षिक कार्य, जिसे छात्र अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के वास्तविक स्वरूप, शिक्षक व्यवहार, शिक्षण समस्याओं के ज्ञान एवं समाधान के व्यावहारिक रूप से परिचित होता है। इंटर्नशिप के माध्यम से हमारे विद्वान जो प्रोफेसर है एस.के. दुबे ने बताया कि इंटर्नशिप प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरांत किए जाने वाला शैक्षिक कार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाला शैक्षिक कार्य है, जिसे छात्र अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया में जो भी उनकी शिक्षण की प्रक्रिया है उनमें वास्तविक रूप से शिक्षक के व्यवहार, क्या शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक की कौन कौन सी समस्या है, उसका ज्ञान, किस प्रकार उनका समाधान किया जाए और उसे व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से परिचित हो जाता है, यही हमारा इंटर्नशिप प्रशिक्षण कहलाता है। क्योंकि शिक्षक और शिक्षक, जब शिक्षक शिक्षण का कार्यक्रम करता है तो कई प्रकार की समस्या उनके सामने आती है। क्योंकि जब पढ़ाई के दौरान कई प्रकार की उनकी शिक्षा की समस्या भी उनकी आती है, विद्यालय की समस्या भी उनकी आती है, सामाजिक समस्या भी होती है, विद्यार्थियों की समस्या भी आती है, किस प्रकार से वास्तविक वो शिक्षण करवाए उसकी समस्या आती है, किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया से वो पढ़ाए, किस नवाचारों के आधार पर पढ़ाए। ऐसी कई प्रकार की कठिनाइयों का ज्ञान भी उनको हो जाता है।
किस प्रकार से कक्षा कैसे वो प्रबंध करे, उन समस्याओं से कैसे समाधान प्राप्त हो, ये भी ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है और व्यवहारिक ज्ञान से भी वो परिचित हो जाता है। यही इंटर्नशिप कहलाता है। इन इंटर्नशिप के माध्यम से प्रशिक्षण के दौरान और प्रशिक्षण के उपरांत सेवा में जाने से पूर्व कई प्रकार के कार्यक्रमों को उनको सिखाया जाता है। ये इंटर्नशिप ही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है, क्योंकि जब सेवा में जाने से पूर्व पूर्ण रूप से वो तैयार होकर के जाए, किसी प्रकार को उनको दिक्कत नहीं आए, शिक्षण का कार्य वो करे तो किसी प्रकार की उनको कठिनाई नहीं आए, ऐसे प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक को ये व्यवस्थाएं बताई जाती है, उनको वास्तविक शिक्षण के रूप में, व्यवहारिक शिक्षण के रूप में और कई प्रकार की समस्याओं के रूप में, और ताकि वो व्यवहारिक रूप से उनसे परिचित हो सके, ये बातें उनके अंतर्गत बताई जाती है। इनके बारे में उनको समझाया जाता है ताकि अध्यापक को कई प्रकार के वास्तविक शिक्षण का ज्ञान, शैक्षिक शिक्षण का ज्ञान हो सके। अगला है इंटर्नशिप की विशेषताएं। इंटर्नशिप की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें है शिक्षण अभ्यास। शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया, शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया के अंतर्गत हमने क्या सीखा, कौन कौन सी चीजें हम शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया के अंतर्गत हम करें, किस प्रकार से पाठ को पढ़ाएं, किस प्रकार पाठ का विकास करें, उन प्रक्रियाओं को हम समझें और समझने के पश्चात हम देखें कि हमें जो हमारे पाठ पढ़ाने का तरीका ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने ठीक प्रकार से पाठ की तैयारी नहीं की है या ठीक प्रकार से की है, या सहायक सामग्री बना के लाए या नहीं लाए, ये सब शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। क्योंकि इंटर्नशिप में जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो सारा कुछ सिखाया जाता है एवं प्रयोगात्मक कार्य का अभिन्न अंग माना जाता है, और ये इंटर्नशिप जो कार्यक्रम होता है वो प्रयोगात्मक कार्य का अभिन्न अंग माना जाता है। क्योंकि शिक्षण अभ्यास के दौरान जब हम जाते हैं तो प्रयोगात्मक कार्य करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम करते हैं, प्रयोगात्मक रूप से हम उनको सिखाते हैं, हम अपने अभ्यास को उनको बताते हैं ताकि अंदाज हमें लग जाए कि जो भी हमने पढ़ा रहे हैं वो प्रयोगात्मक रूप से सही चल रहा है या नहीं, जो हमने गुरुओं से सीखा है वो हमें, वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है नहीं, उसका प्रयोग हम उनमें जाकर के हम करते हैं। विभिन्न स्कूलों में जाकर के पाठ का विकास करते हैं, छात्रों को ज्ञान देते हैं। तो प्रयोगात्मक कार्य का अभिन्न अंग भी इंटर्नशिप को माना गया है। शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया के अंतर्गत प्रयोगात्मक कार्य का अभिन्न अंग भी हम इंटर्नशिप के अंतर्गत लेते हैं। दूसरी हमारी विशेषता है इनकी समय सीमा निश्चित होती है। जो भी समय सीमा होती है इंटर्नशिप की वो निश्चित होती है, कितने माह का इंटर्नशिप किया जाए, कितने माह का इंटर्नशिप रखा जाए। आज हमारे वर्तमान अगर समय में देखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, बीएड के पाठ्यक्रम के अनुसार या एसटीसी के पाठ्यक्रम के अनुसार या एमएड के पाठ के अनुसार अलग अलग समय सीमा होती है कि हम किस प्रकार से हम पाठों का विकास जाकर के शिक्षण अभ्यास के दौरान करें, उन इंटर्नशिप के माध्यम से करें, स्कूल में जाकर के बच्चों को हम पढ़ाएं। तो अलग अलग समय सीमा होती है। समय सीमा के अनुसार हम निश्चित समय में उनको करते हैं। कई बार हम 1 माह का भी हम इंटर्नशिप का कार्यक्रम करते हैं, 4 माह का भी इंटर्नशिप कार्यक्रम करते हैं। अन्य प्रदेशों के अनुसार अलग अलग समय सीमा के अनुसार अलग अलग समय होता है, उनके अनुसार भी हम कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। उनमें कई प्रकार से हम वहाँ पर अध्यापकों को सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। स्कूल की व्यवस्था को देखते हुए में इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, पाठों को पढ़ाते हैं। स्कूल की व्यवस्था में बच्चों के अनुशासन बनाए रखने विषय वस्तु को हम संपन्न करते हैं कि वहाँ की व्यवस्था क्या है, उन बच्चों को नियमित रूप से कैसे स्कूल से जोड़ें, ऐसी व्यवस्था उसके अंतर्गत हम देते हैं। और कितने समय पर अगर हम स्कूल में जा रहे हैं तो हमारा व्यवहार उस स्कूल में कैसा रहेगा, उस समय सीमा के अंतर्गत बच्चे हमसे कैसे जुड़ेंगे, हम बच्चों को कैसे स्नेह से हम पढ़ाएंगे, क्या बच्चों को हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब निश्चित समय सीमा इनकी होगी, तभी हम निश्चित समय सीमा के अनुसार उन पाठों का विकास करेंगे, पाठ योजना बना करके ले जाएंगे और निश्चित समय सीमा में उनको पूरा करेंगे। तो अलग अलग हमारी जो समय सीमा है, जो भी हमारे जो प्रशिक्षण के दौरान जो निश्चित की गई है, जितने दिन का हमारा 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है या हमारा कैसा प्रशिक्षण हम ले रहे हैं, उसके अनुसार इंटर्नशिप की समय सीमा भी अलग अलग होती है। अन्य प्रदेशों के अनुसार, जैसे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां उनके अनुसार वो निश्चित समय सीमा का निर्धारण करते हैं। छात्र अध्यापक को वास्तविक
रूप से स्कूल में भेजा जाता है और छात्र अध्यापक जो होते हैं, जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, इंटर्नशिप का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको वास्तविक रूप से स्कूलों में भेजा जाता है ताकि वो शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम कर सके, स्कूल की व्यवस्थाओं को जान सके, स्कूल में वास्तविक रूप से जुड़ सके, स्कूल की समस्याओं को देख सके, अध्यापक किस प्रकार से कार्य करे उनको देख सके, उनसे सीख सके, किस प्रकार से स्थानांतरण प्रमाण पत्र या प्रवेश प्रक्रिया में किस प्रकार से हमें एडमिशन लेना उनको देख सके, पोषाहार के कार्यक्रम को देख सके, या डाक किस प्रकार से बनाई जाती है उसका प्रशिक्षण ले सकते, या कई प्रकार के आय व्यय का बोरा हम किस प्रकार के रख सकते हैं इनका हम दे सकते हैं, कई प्रकार के और जो हमारे रजिस्टरों का संधारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जो भी संपूर्ण जो व्यवस्था होती है छात्र अध्यापकों को वो वास्तविक रूप से स्कूल में उनको भेजा जाता है और भेजने के पश्चात ही वो स्कूलों में इन सारी क्रियाओं को देखते हैं। अध्यापक प्राध्यापकों से या एचएम के द्वारा कई प्रकार का ज्ञान उनको दिया जाता है, किस प्रकार से हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना चाहिए, किस प्रकार वास्तविक शिक्षण से हमें जुड़ना चाहिए, हमारे पाठ को पढ़ाने का वास्तविक प्रक्रिया क्या होती है उनको सीखना चाहिए, अध्यापकों को सहयोगात्मक रूप से उनका जुड़ना चाहिए, किस प्रकार छात्रों से स्नेह युक्त हम वातावरण वहाँ पर बना सकते हैं, अनुशासन में हम किस प्रकार अनुशासन पैदा कर सकते हैं, अनुशासन में किस प्रकार छात्रों को बैठा सकते हैं, कक्षा का प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये वास्तविक रूप से शिक्षण के दौरान ही हमें स्कूल में भेजा जाता है, तभी ये संपन्न हो जाता है। इसलिए छात्र अध्यापक को वास्तविक रूप से जो विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि वो स्कूल में वास्तविक रूप से जाए और इन सारे इंटर्नशिप को सीखे, इन जानकारी को वो प्राप्त करे। अगला है छात्र अध्यापक को मासिक रूप में मौद्रिक भुगतान भी किया जाता है। कई स्थानों पर आपने देखा होगा, कई प्रदेशों में जब छात्र अध्यापक इंटर्नशिप का कार्यक्रम करते हैं तो उन्हें मासिक रूप से जो मेहनताना वो भी दिया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा मेहनताना दिया जाता है, सरकार के द्वारा मेहनताना दिया जाता है। कई स्थान ऐसे भी होते हैं, कई प्रदेश जहाँ मेहनताना नहीं दिया जाता है, निःशुल्क कार्यक्रम और इंटर्नशिप के द्वारा शिक्षा विभाग के कार्यक्रम अनुसार संपन्न किए जाते हैं। ऐसी कोई खास ये बात नहीं है कि जो मौद्रिक भुगतान है वो किया ही जाए, क्योंकि अध्यापक जब ट्रेनिंग लेता है तो देश की सेवा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, शैक्षिक विकास के लिए वो कार्यक्रम सीख रहा है। इसलिए ये अध्यापकों को मासिक रूप से जो मौद्रिक भुगतान है वो अगर सरकार के द्वारा कोई नियम है उसके द्वारा किया जा सकता है और निःशुल्क भी ये रखा जा सकता है, ऐसी व्यवस्थाओं के द्वारा भी इसमें रखा जाता है। छात्र अध्यापक को वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया जाता है, छात्र अध्यापकों को वास्तविक जो स्वरूप है उनसे परिचित कराया जाता है ताकि शिक्षण अभ्यास के दौरान या इंटर्नशिप के अनुसार वो छात्र अध्यापक को वास्तविक स्वरूप को पहचान सके कि हमारे कार्य क्या है, हम किस प्रकार में अध्यापक के वो गुण होने चाहिए हमें, ताकि हम छात्रों का विकास ठीक प्रकार से कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके, पाठ का विकास हम ठीक प्रकार से कर सके। ऐसा ज्ञान वास्तविक स्वरूप से हमें परिचित होना चाहिए ताकि हम उन सारी व्यवस्थाओं को देख सके, हमारी संपूर्ण जो प्रक्रिया है शिक्षण की उसको हम सीख सके, स्कूल के वातावरण से परिचित हो सके, सामाजिक वातावरण से परिचित हो सके, शैक्षिक वातावरण से परिचित हो सके। उन सारी वातावरण से जुड़ करके हम बालक के संपूर्ण विकास की ओर लेकर के चलते हैं। इसलिए छात्र अध्यापक को वास्तविक स्वरूप से परिचित हमें कराना चाहिए ताकि वास्तविक शिक्षण से वो जुड़ करके और अपने जो पाठ का विकास ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से संपन्न करने का प्रयास वो करे। ये सब कार्यक्रम अंतर्गत रखा जाता है। तो वास्तविक शिक्षण से अगर हम परिचित कराएंगे तो कक्षा प्रबंधन भी हमें करना होगा कि कक्षा प्रबंधन हम ठीक प्रकार से करें, किस प्रकार कक्षा का प्रबंधन करके छात्रों को अनुशासन युक्त वातावरण में बैठाएं, एक लाइन में छात्र अध्यापकों को, एक साइड में छात्र जो है छात्राओं को बैठाएं, एक साइड में छात्रों को बैठाएं ताकि अनुशासन की कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसे प्रबंधन भी हमें करना चाहिए। चौक, डस्टर, पॉइंटर जो भी है सहायक सामग्री यथा स्थान पर हमें एक स्थान पर रखनी चाहिए। ये भी कक्षा प्रबंधन में आती है। कक्षा प्रबंधन के अनुसार अगर हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न का जो वितरण है वो हम कक्षा में सभी छात्रों तक वो हमारा प्रश्न पहुंचे। इस प्रकार की कक्षा व्यवस्था में भी प्रबंधन में हमें ये चीज देख लेनी चाहिए। हमारा जो सभी छात्रों से एक जैसा व्यवहार रहना चाहिए, किसी से कटुतापूर्ण व्यवहार नहीं रहना चाहिए। ये भी कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत है।
कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत उचित रोशनी कक्षा कक्ष में आ रही है नहीं, उचित वातावरण है नहीं, शुद्ध वातावरण है नहीं, ये भी व्यवस्था हमें देख लेनी चाहिए। छात्रों की बैठक व्यवस्था ठीक है नहीं, छात्र ठीक प्रकार से अपनी बातों को सुन पा रहे हैं नहीं, ये कक्षा कक्ष व्यवस्था के अंतर। इसलिए हमें अगर वास्तविक हमें स्वरूप से परिचित कराना होगा तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का ठीक प्रकार से हमें व्यवस्था देनी होगी। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ होता है अपनी बात को ठीक प्रकार से छात्रों तक पहुंचाना। हमारी जो संप्रेषण की कला है वो हमें विकसित होनी चाहिए। संप्रेषण का कार्य हमें ठीक प्रकार से आना चाहिए, हमारी बात पीछे तक छात्रों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी कला छात्र अध्यापक में होनी चाहिए। ये सब इंटर्नशिप के माध्यम से, इंटर्नशिप में जो हम सिखाते हैं कि हमारी आवाज़ प्रभावशाली होनी चाहिए, हमारी बात पीछे तक लड़के सुन पा रहे हैं, हमारे प्रश्नों को ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं या नहीं, ये सारी कला, हमारी बात कहने का सरल तरीका हमारा होना चाहिए, सरल तरीके से छात्र उस बात को समझ पा रहे हैं, पढ़ाने का हमारा तरीका ठीक होना चाहिए। पाठ का जब हम विकास कर रहे हैं तो उसमें हमारी संप्रेषण प्रक्रिया हमारी ठीक है या नहीं, हमारी जो पाठ पढ़ाने का तरीका उतार चढ़ाव का है नहीं, ये सारी जो व्यवस्था है उनके अंतर्गत आती है। कौशलों का प्रयोग, और कौशलों का प्रयोग भी हमें समय समय पर जो हमने सीखा है ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान जब हम इनको जाते हैं तो कौशलों का प्रयोग हमें शिक्षण के दौरान करना चाहिए। किस प्रकार से हम अगर प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न कौशल का प्रयोग करें, या कोई प्रकरण निकालना होता है तो प्रस्तावना प्रश्न कौशल का प्रयोग करें, या श्यामपट्ट पर हमें लिखना है तो श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करें, या कोई उदाहरण हमें देना तो उदाहरण कौशल का प्रयोग करें, या कोई प्रश्न पूछने के लिए हमें कोई शाबाशी देना है तो अपने वर्णन का प्रयोग करें, या कोई हमारे भाषा का या हमारे कोई ऐसे जो हमारे पाठ का विकास उतार चढ़ाव के अंतर्गत कर रहे हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन कौशल का हमें प्रयोग करना चाहिए। इन कौशलों को प्रयोग करते हुए हम कई प्रकार के जो हमारे कार्य है वो वास्तविक शिक्षण से जुड़ेंगे, तभी ये कार्यक्रम हमारा संपन्न होगा। फिर हम मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत भी छात्रों को जब हम पाठ का विकास कर लेते हैं, विकास करने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया तक उनको लाते हैं, पर छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है उनको समय पर मूल्यांकन करें। समय पर मूल्यांकन करने के बाद हमें पता चल जाता है कि छात्र अध्यापक ठीक प्रकार से हमारी बातों को सीख पा रहे हैं या नहीं, और सीख पाने के पश्चात वो ठीक प्रकार से उन्होंने बोध ग्रहण किया है नहीं, ये बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इंटर्नशिप के उद्देश्य, इंटर्नशिप के वो कौन कौन से उद्देश्य है जिनको आज हम, जिनमें शिक्षण उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं। शिक्षण उद्देश्यों में सामान्य उद्देश्यों, विशेष उद्देश्यों की चर्चा करते हैं। सामान्य उद्देश्यों में हम ज्ञान, बोध, प्रयोग, रुचि, कौशल, ये सारे उद्देश्यों को हम लेकर के हम चलते हैं। विशेष उद्देश्यों को लेकर के भी हम चलते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। फिर जिसके बाद हम पाठ योजना तैयार करवाते हैं, उनकी योग्यता सिखाते हैं, किस प्रकार हम पाठ योजना की तैयारी करें, उन उद्देश्यों को हम सीखें, सामान्य उद्देश्यों का ज्ञान ग्रहण करें, विशिष्ट उद्देश्यों का ज्ञान ग्रहण करें, फिर पाठ योजना की हम तैयारी करें, और पाठ योजना तैयारी करने के पश्चात हम उस पाठ की पूर्ण तैयारी करने के पश्चात ही हम शिक्षण अभ्यास के कार्यक्रम में जाएं, ताकि हम उस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संपन्न करा सके। ऐसी व्यवस्था इनके अंतर्गत दी गई। अधिगम के प्रति रुचि, और हमारी अधिगम के प्रति भी रुचि जागृत होनी चाहिए। अधिगम के प्रति जो भी हम सिखा रहे हैं, जो भी इंटर्नशिप के माध्यम से हम बता पा रहे हैं, प्रशिक्षण में उन छात्र अध्यापकों को बताया है कि किस प्रकार अधिगम के प्रति हमें रुचि जागृत करनी चाहिए, छात्रों को किस प्रकार से जोड़ना चाहिए, छात्र किस प्रकार से सरल भाषा में सीख सके, उस अधिगम को वो प्राप्त कर सके, ऐसी विधि, ऐसी युक्तियों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। अधिगम के प्रति हमें रुचि जागृत करनी चाहिए, उन कौशलों का विकास करना चाहिए ताकि उनमें रुचि जागृत कर सके और इच्छा जागृत कर सके, उसके प्रति जागृत, उसके प्रति जुड़ सके, उसके प्रति वो सीखने का प्रयास कर सके। ऐसी इच्छा जागृति के लिए इन उद्देश्यों में बताई गई है कि हम अधिगम के प्रति रुचि जागृत करें और इच्छा जागृत करें, ताकि बालक शिक्षा से जुड़ सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, नियमित स्कूल आ सके, और जो भी हमारी जो शिक्षण की व्यवस्था है उनको ठीक प्रकार से सीख सके। ऐसे शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत इंटर्नशिप के उद्देश्यों को हम ध्यान में रखते हुए इनको सारी चीजें उनके अंतर्गत बताते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधियों का चुनाव,
उपयुक्त जो शिक्षण विधियां उनका हमें चुनाव करना चाहिए। जो भी हमारी शिक्षण विधि हैं, हमारी विधि, प्रविधि, युक्तियां जो भी हमारे, इनका उपयुक्त हमें चुनाव करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी कक्षा व्यवस्था है, जिस प्रकार की हमारी पाठ्य वस्तु है, जिस प्रकार की विषय वस्तु है, जिस प्रकार के छात्रों की रुचि है, जिस प्रकार की अभिरुचि है, जिस प्रकार वो सीखना चाहते हैं, उस प्रकार से हमें विधियों का, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान भी अध्यापक को होना चाहिए। इंटर्नशिप के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, हमारे जो प्राध्यापकों के माध्यम से हम प्रशिक्षण में ये सारी चीजें उनको सिखाते हैं, ताकि वो इंटर्नशिप में जब जाए या विद्यालय में जाए, शिक्षण अभ्यास के दौरान वो इन विधियों का वो प्रयोग करें। क्योंकि हमें एक ही विधि से छात्रों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि छात्र की रुचियों को हमें देखना चाहिए, बालक किस स्तर का उसको देखना चाहिए, हर स्तर की, हर क्लास के अनुसार हमें विधियों का प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार से छात्र उनको सीखना चाहते हैं, कौन सी विधि से हम उनको सरल भाषा में सिखा सकते हैं, ये अध्यापक में शिक्षण विधियों का आना जरूरी हो जाता है। इसलिए बताया गया है कि हमें एक अध्यापक में शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होता है। अगर अध्यापक में शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं होगा तो वो अध्यापक पूर्ण रूप में ठीक प्रकार से अच्छे पाठ का विकास नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार, उदाहरण के तौर पर, जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी हमारे जो कक्षा पढ़ाने में विभिन्न विधि और प्रविधियों युक्तियों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। उनको ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि छात्रों को मैं किस विधि से अपना ज्ञान प्रेषित करूं, किस प्रकार से अपना अध्यापन कार्यक्रम करूं, छात्र सरल भाषा में किस प्रकार से सीख सकता है, छात्रों को हम किस टेक्निक से हम समझा सकते हैं, ये विधियों का ज्ञान भी अध्यापक को होना चाहिए। इनका चुनाव करना भी हमें आना चाहिए। तो ये सारी चीजें इनके अंतर्गत हम बताते। श्यामपट्ट का उचित प्रयोग, और श्यामपट्ट का उचित प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं तो श्यामपट्ट में लिखने का तरीका हमारा कैसा है, हम श्यामपट्ट में किस प्रकार इसका प्रयोग करें, किस प्रकार अक्षरों की बनावट, शब्दों की बनावट हम करें, किस प्रकार से हम उसको प्रयोग करना आना चाहिए, प्रदर्शन का तरीका आना चाहिए, श्यामपट्ट पर स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ये सारा प्रयोग अध्यापक को इंटर्नशिप के माध्यम से, इन उद्देश्यों के माध्यम से समझाया जाता है, ताकि छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण के दौरान ये दिक्कत नहीं आए, पढ़ाते समय कोई दिक्कत नहीं आए, कि उनकी जो बताई हुई बातों को छात्र, जो स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो ठीक प्रकार से समझ पाए, उनको उतार पाए, देख पाए। ये प्रयोग श्यामपट्ट में उचित प्रयोग हमारा होना चाहिए। श्यामपट्ट को किस हिसाब से हमें साफ करना चाहिए, किस तरीके से उनका प्रयोग करना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। श्यामपट्ट की कुशलता, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, श्यामपट्ट कौशल के प्रयोग करने का तरीका क्या होता है, यह अध्यापक में पूर्ण रूप में आना चाहिए। जो कि हम शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान कई प्रकार के कौशलों के माध्यम से श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करना भी हम उनको सिखाते हैं, ताकि वो उचित तरीके से श्यामपट्ट का प्रयोग कर सके और कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिख सके, कोई चित्र बनाना हो उसको लिख सके, कई प्रकार उनका प्रयोग वो कर सके। ऐसी व्यवस्था भी उनके अंतर्गत बताई गई है। अधिगम यंत्रों का उचित प्रयोग, अधिगम यंत्रों का उचित प्रयोग भी इनके अंतर्गत बताया गया है कि अधिगम यंत्रों का प्रयोग, जो अधिगम के साधन के रूप में हमारा जो प्रयोग करना होता है, वो अधिगम यंत्र जो होते हैं हमारे, जो सीखने में हम काम में लेते हैं, उनका प्रयोग भी हमें उचित प्रकार से करना आना चाहिए। जैसे हमें नवाचारों का प्रयोग अधिगम में करना चाहते हैं तो नवाचारों का प्रयोग हमें आना चाहिए। किस प्रकार से यंत्रों के माध्यम से, किस प्रकार से हम नवाचारों के माध्यम से, उन वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से, उन टेक्निकों के माध्यम से उचित प्रयोग करते हुए हम शिक्षण का विकास या पाठ का विकास कर सकते हैं, उसको अच्छा पढ़ा सकते हैं, अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। ये सब इंटर्नशिप के उद्देश्यों में बताया गया है कि हमें अधिगम के भी कई यंत्र होते हैं, जिनसे बालक सरल तरीके से सीख सकता है और पाठ का हम विकास ठीक प्रकार से कर सकते हैं। जैसे OHP के ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से, या सहायक सामग्री के माध्यम से हम कई प्रकार के या
टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्ड के माध्यम से, या अन्य कोई जो अब उपकरण मोबाइल के माध्यम में कई प्रकार के हमारे यंत्र होते हैं जिनसे हमें रिकॉर्डिंग करके हम उनको कई प्रकार के अधिगम यंत्रों का जो सहारा लेकर के उनको उचित शिक्षण दे सकते हैं। ये व्यवस्था भी उनके अंतर्गत हम बता सकते हैं, ये भी उनके अंतर्गत सिखाई जाती है, ये ट्रेनिंग भी उनके अंतर्गत दी जाती है। सामुदायिक स्रोतों का प्रयोग, और सामुदायिक स्रोतों का हम प्रयोग करें, समाज के जो भी स्रोत होते हैं उनसे हम कई तथ्यों को, कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, उन स्रोतों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सामुदायिक स्रोतों से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। हमें सामुदायिक स्रोतों जो समाज में, क्योंकि विद्यार्थी समाज से जुड़ा हुआ होता है, विद्यालय समाज से जुड़ा हुआ होता है, अध्यापक समाज से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमें सामुदायिक स्रोतों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सामुदायिक स्रोतों को विद्यार्थी ठीक प्रकार से समझ पाएगा। समाज के स्रोत कई प्रकार के होते हैं, जो कि हम प्राचीन, हमारे खंडहर है, शिलालेख है, अभिलेख है, ताम्रपत्र है, या हमारे जो किले है, या कोई मानचित्र है, ये सामुदायिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो इन सामुदायिक स्रोतों को भी हम ले सकते हैं। समाज के जो धरोहर है, जो भी हमारे जो अच्छे जो हमारे स्थान बने हुए हैं, उनको भी सामुदायिक स्रोतों में ले सकते हैं। ऐसे स्रोतों से कई प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था को हम सरल रूप से बना सकते हैं, उनके उदाहरण दे सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, इनमें भी अधिगम में उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इतिहास में हम जानकारी लें तो राजा महाराजाओं की हम जानकारी इनके अंतर्गत दे सकते हैं। उनके स्थानीय अगर हमारे कोई स्रोत है उनके बारे में हम बता सकते हैं, हमारे पर्यटन स्थल है उनके स्रोतों के बारे में बता सकते हैं, शिलालेख है, अभिलेख है, ताम्रपत्र उनके अनुसार बता सकते, किले है उनके बारे में जानकारी दे। तो ये कई प्रकार के सामुदायिक स्रोत होते हैं, उनसे कई प्रकार से हम शिक्षण की व्यवस्था सरल भाषा में कर सकते हैं, उनको अधिगम ठीक प्रकार से दे सकते हैं, इनका भी प्रयोग हम समय समय पर कर सकते हैं। ये भी बात इंटर्नशिप के अंतर्गत उद्देश्यों में बताई जाती है। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सहयोग लेने की कुशलता, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों के सहयोग लेने की कुशलता भी छात्र अध्यापक को आनी चाहिए। कि अधिगम जब हम करते हैं, शिक्षण अधिगम जब हम करते हैं, तो छात्रों को बीच बीच में सहयोग ले, उनसे प्रश्न पूछे, उनसे जुड़े। हमें कई प्रकार के माध्यम से निष्क्रिय श्रोता की तरह छात्रों को नहीं बैठाए रखना है, हमें उनको सक्रिय बनाना है। जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो उनको सहयोग प्रदान उनसे ले, उनको सहयोग ले ताकि वो हमसे जुड़ सके, निष्क्रिय वो नहीं रहे, सक्रिय रहे, उसमें हमें ऐसा लगे कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए अधिगम प्रक्रिया में छात्रों का सहयोग लेने की कुशलता हमें होनी चाहिए। किस प्रकार हम छात्रों को जोड़ सकते हैं, उन कुशलताओं के माध्यम से हम छात्रों से स्नेहपूर्ण भाव से या पाठ के विकास में अपना सहयोग ले सकते हैं, प्रश्न पूछकर उससे सहयोग ले सकते हैं, अपनी बात पहुंचा संप्रेषण विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें कुशलता लाने के लिए, सहयोग लेने के लिए हम कुशलता का प्रयोग हमें करना चाहिए। ऐसी भावना भी हमें इंटर्नशिप के उद्देश्यों के माध्यम से बताई जाती है। ऐसी जो कुशलता है वो बताई जाती है। विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करना। विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, हमारी जो भी विषय वस्तु है वो क्रमबद्ध तरीके से हम उसको प्रस्तुत करें। ये नहीं हम निष्कर्ष को पहले ले ले, पहले हमें क्या होता है, पहले हमें पाठ का विकास करना होता है, पहले हमें प्रकरण को बताना होता है कि आज का हमारा प्रकरण क्या है। दूसरा बात है हम किस विषय को पहले तो हम विषय को बताते हैं हम किस विषय को पढ़ा रहे हैं, दूसरा हमारा प्रकरण क्या है उसको बता रहे कि आपके हमें ये विषय आज को हम पढ़ाएंगे। फिर हमने पाठ का विकास में कौन से शिक्षण बिंदुओं का हम प्रयोग करना है उनको बताएंगे, और बताने के पश्चात पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा शिक्षण बिंदु उनका, फिर हम छात्र अध्यापक का कथन करेंगे, फिर हम बोध प्रश्न पूछेंगे, फिर जिसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। तो ये प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से हमारी होनी चाहिए, तभी हम सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं, पाठ का विकास ठीक प्रकार से हो सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें छात्रों को विषय वस्तु के क्रमबद्ध तरीके का ज्ञान हम दे सकते हैं। हमें सरल से कठिनाई की ओर जाना है, ताकि कठिन से सरल की ओर जाना है। पहले सरल फिर कठिन, इस स्तर पर हमें चलना होता है। इसलिए हम ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके का प्रस्तुत करने का तरीका भी हम उनको सिखाते रहते हैं। ये भी कार्यक्रम उनका चलता रहता है। सहायक सामग्री का प्रयोग भी हमें आना चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग का निर्माण हम कब करें, कैसे करें, उनका प्रयोग का उचित प्रयोग कब ले, और जब हम शिक्षण बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं या प्रस्तावना प्रश्न पूछने में लेना है, कब लेना है, ये अध्यापक को आना चाहिए, छात्र अध्यापक को आना चाहिए। इनका प्रयोग करने का तरीका भी आना।
सहायक सामग्री का जो विकास करना है, प्रभावी सहायक सामग्री होनी चाहिए, क्योंकि सहायक सामग्री के माध्यम से हम छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्थायी ज्ञान प्रदान करने के लिए हमें सहायक सामग्री को प्रयोग करना चाहिए, ताकि शिक्षण की व्यवस्था हमारी ठीक प्रकार से हो सके, पाठ का विकास ठीक प्रकार से हो सके। ऐसी व्यवस्थाओं का भी हमें प्रयोग करते रहना चाहिए। छात्रों के स्वाध्याय एवं चिंतन हेतु प्रेषित करना। छात्रों को स्वाध्याय हेतु, छात्रों को स्वयं छात्र स्वाध्याय करें, छात्रों का प्रयोग ठीक प्रकार से करें, चिंतन ठीक प्रकार से करें, मनन ठीक प्रकार से करें, पुस्तकालय का प्रयोग करें, छात्रों का विकास वो ठीक प्रकार से करें। ऐसी व्यवस्था छात्रों में हमारी होनी चाहिए, क्योंकि जब चिंतन और मनन करेगा तो छात्र स्वाध्याय करेगा, अध्यापक स्वाध्याय करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अध्यापक को पढ़ते रहना चाहिए, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, चिंतन मनन करने रहना चाहिए। इनके लिए प्रेरित करने के लिए हमें अच्छी मैगजीन, अच्छी पुस्तकें, अच्छी ज्ञानवर्धक जो हमारी जो कहानियां हैं, ये हमारे प्रेरक प्रसंग है, या हमारी साहित्य का जो अध्ययन है वो करते रहना चाहिए, ताकि विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हो। निर्देशन और परामर्श प्रदान करने की योग्यता। निर्देशन और परामर्श प्रदान करने की योग्यता में हमें होनी चाहिए, क्योंकि गाइडेंस जब हम दे सकते हैं, निर्देशन प्रदान कर सकते हैं या परामर्श दे सकते हैं, तभी दे पाएंगे जब हम उसका ज्ञान हमें होगा, इनकी योग्यता हमें विकसित होगी। क्योंकि निर्देश और परामर्श का ज्ञान देने के लिए अध्यापक में ये ज्ञान, ये योग्यता होनी चाहिए। जब तक निर्देश और परामर्श में ये योग्यता नहीं होगी, छात्रों को वो समय समय पर निर्देशन प्रदान नहीं कर सके। क्योंकि शैक्षिक कठिनाइयाँ कई प्रकार की आती है, सामाजिक कठिनाई कई प्रकार की आती है, विकास की कई प्रकार की कठिनाई आती है, कई प्रकार की कुशलताओं की कठिनाई आती है, शैक्षिक प्रबंधन की कठिनाई आती है, विद्यालय की व्यवस्था संबंधी कठिनाई आती है, या प्रशासन संबंधी कठिनाई आती है। जब तक इन कठिनाइयों का हमें समाधान करना नहीं आएगा, तब तक हम इनका समाधान कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते। इसलिए हमें निर्देश और परामर्श की हमें आवश्यकता रहती है। इनका प्रयोग भी हमें करते समय समय पर सीखते रहना चाहिए। इंटर्नशिप के माध्यम से हम प्रदान करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया में संगठन का कार्य भी हमें समय पर करना चाहिए, और समय पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का कार्यक्रम हम करेंगे तो हमें कई प्रकार के पाठ का विकास में हमें सहयोग मिलेगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को, पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली क्रियाओं का भी हमें प्रयोग समय पर करना चाहिए, ताकि छात्र अध्यापक में गुण विकसित हो सके। ये इंटर्नशिप के माध्यम से हम कर सकते हैं। गृह कार्य भी हमें समय पर देना चाहिए। गृह कार्य समय पर देंगे तो कई प्रकार के हमें जो छात्रों के गृह कार्य के संबंधी कठिनाइयों का पता चलेगा, कमियों का पता चलेगा, और समय के अनुसार हम उनका उपचारात्मक शिक्षण करा सकते हैं। जब हम कठिनाइयों का पता चलेगा तो उनका उपचार किया जा सकता है, उनका समाधान किया जा सकता है। मैंने एक एक बिंदु को आपको समझाया, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ठीक प्रकार के समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।